फाइनल ओपिनियन पोल आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बीते 4 घंटों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 4 राज्यों में सत्ता का उथल पुथल आपको दिख रहा है। यूपी का फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप अभी तक, और अभी तक 2 रीजन का डेटा आपके सामने पेश कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त है, लेकिन वैसी नहीं जिसी 2017 में हुई थी। अब बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ये 2 रीजन के आंकड़े आने बाकी हैं। खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए इस बड़ी कवरेज में, लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे बुंदेलखंड के आंकड़े देखने के लिए कि बुंदेलखंड में क्या होने वाला है। बता रही है मेरी सहयोगी शोभना, बुंदेलखंड के आंकड़े क्या हैं शोभना इस बार? बिल्कुल सुमित, आपने अवध रीजन का आंकड़ा दिखाया, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिखाया, और अगर देखा जाए तो लगभग 50 सीटों का नुकसान यहां पर बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम 19 सीटें जो कि बुंदेलखंड रीजन में आती हैं उसका आंकड़ा आपको दिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस समय झांसी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद हूं, जहां पर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगी हुई है। तो ये लीजिए, बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट परसेंटेज का आंकड़ा आ चुका है। बीजेपी को 44% वोट परसेंटेज, समाजवादी पार्टी को 31%, बहुजन समाज पार्टी को 15%, कांग्रेस को 8%, अदर के खाते में 2%। यानी बीजेपी को यहां पर फायदा होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन 2017 में 19 की 19 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। अगर इस बार के खाते की बात करें, इस बार के आंकड़े की बात करें, तो बीजेपी को 13 से 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है 2 से 6 सीटों के साथ। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 0 से 1, अदर्स 1। यानी बीजेपी को यहां पर वो नुकसान नहीं है जैसा कि दावा समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो सुमित, एक बात तो यहां पर तय है, हमने 3 रीजन्स का जो आंकड़ा है वो अपने दर्शकों को दिखाया है। बीजेपी को सीटों का नुकसान हो रहा है। अगर हम बात करें तो 52 से 55 सीटों का नुकसान है इन तीनों रीजन्स में। तो जो बात बीजेपी कह रही है कि अब की बार 350 के पार, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बढ़त बीजेपी को ही मिल रही है। तो बुंदेलखंड रीजन में भी बीजेपी सबसे आगे सुमित। बट स्टिल हम लोग बीजेपी से नहीं छीन सकते अपना चुनाव। सत्ता में रहते हुए लड़ना, और लड़कर अगर आप वाकई में 250-250 के आसपास अगर पहुंच रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको पेश किया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, तमाम मेहमानों के पास चले उसके बाद एक बार झांसी चलेंगे, जहां पर मेरी सहयोगी निधि झा मौजूद है। निधि, जनता क्या कह रही है? उस इलाके में 19 की 19 बीजेपी जीती थी पिछली बार, इस बार 17 के आसपास जा रहा है बीजेपी का आंकड़ा। जी बिल्कुल, देखिए, बुंदेलखंड एक ऐसा रीजन है उत्तर प्रदेश का जहां पर पिछली बार क्लीन स्वीप तो हुआ था, लेकिन इस बार क्या माहौल है? 6 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। निश्चित रूप से जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की 19 सीट में से हम 19 सीटें जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मैं जरा बीजेपी से जानना चाहूंगी कि सीटों का नुकसान 19 की 19 इस बार बीजेपी के खाते में नहीं है। पहले तो आपको, चैनल को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप झांसी आए। वो हमारे प्रत्याशी जी, हम लोग मानते हैं कि जो लड़ाई है वो कटोरा क्लब और बटोरा क्लब में लड़ाई है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। हमारा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। हमने अर्जुन परियोजना दी, सिंचाई की परियोजना दी, केन बेतवा दी। तो जहां कभी 70 आजाद भारत में जब जिंदगी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, वो सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने दी है। हम आज फिर विश्वास आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक बार पुनः बुंदेलखंड की 19 में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पर इस बार जनता बीजेपी को क्लीन स्वीप, इस बार जो है बीजेपी के खाते में पूरी सीटें नहीं नजर आ रही है? क्या क्या मुद्दे बुंदेलखंड में? बहुत मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, पानी जो सिंचाई के लिए उसकी अनअवेलेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी जी जो है खुद भी जिस हुलिया में रहते हैं उनसे बहुत शालीन और बहुत निर्मल और बहुत दयालु तरीके के हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वो कहते हैं कि गर्मी निकल जाएगी, चर्बी निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा शिक्षित मैन पावर है, युवा है, उसकी गर्मी और उसकी चर्बी तब निकलेगी जब उसको रोजगार दिया जाएगा। और आपके चैनल पे सुमित अवस्थी जी जो ये 403 का जो स्टैटिकल कंपोजिशन दिखा रहे हैं, इस 403 को प्लीज कम कर दीजिए, या जितने का आपने ये पाई डायग्राम बुंदेलखंड रीजन के नहीं, ये चूंकि भ्रमित बुंदेलखंड के लोग भी ये देख रहे हैं, हम भी ये देख रहे थे। अभी यहाँ पे जो इन्होंने बीएसपी समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें दिखाई थी और 1-1 सीट दिखाई कांग्रेस अन्य को, लेकिन भाजपा को 12 दिखा रहे थे।
तो ये कैसे हो गया? मिलाकर बुंदेलखंड रीजन में जो मुद्दा है, ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो है वो बेरोजगारी का है। बड़े भाई हैं निधि, क्योंकि जिस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। निधि, मैं मेरे पास और मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी परिचय करा दूं। नया पैनल है, 9 बज चुके हैं, नए मेहमान मेरे साथ हैं, पहले परिचय कर लेते हैं। लेकिन आप ये धारणा दूर कर दीजिए, वो जो आपके साथ जनाब मौजूद थे, कि ये आंकड़े सुमित अवस्थी के नहीं हैं। सुमित अवस्थी को केवल पेश कर रहे हैं, आंकड़े तो यशवंत देशमुख के हैं, जो धीरे धीरे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तस्वीरों में, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन सुमित अवस्थी केवल आंकड़े पेश कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से परिचय करा देता हूं। नए पैनल में जो नए मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उसमें सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। अभी तो मुझे नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर। राजीव राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। श्याम सिंह यादव जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार हम और आप चर्चा कर रहे हैं इस पैनल पर। और यशवंत देशमुख हमारे साथ बने हुए हैं। और खास मेहमान जो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, लंबा चौड़ा पैनल वो भी लगातार मौजूद है। दिबांग मेरे साथ हैं, विजय विद्रोही मेरे साथ हैं, मनीषा प्रियम हमारे साथ मौजूद हैं, अभय दुबे हैं और पंकज झा हैं। रणवीर भी मुझे मेरे रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बात होगी पूर्वांचल की, तब उनके पास चलेंगे। एक बुंदेलखंड के ऊपर एक क्विक टिप्पणी लेना चाहूँगा। मनीषा प्रियम जी, मैं आपसे, 19 की 19 थी, इस बार भी अगर 19 में से 15, 16, 17 भी बीजेपी जीत रही है, तो इसका मतलब जो माइग्रेशन का इशू था, कोविड की वेव की बातें हो रही थी, वो सब चीज़ें जनता भूल गई है, या विपक्ष जिनका चेहरा आगे है उन पर उतना भरोसा नहीं है? देखिए, बुंदेलखंड में सीटें कम हैं, लेकिन यहाँ का जातीय समीकरण, यहाँ का पिछड़ापन यदि देखें तो जो योगी सरकार पर चार्ज लगाया जा रहा है कि विकास केवल सड़कें बनाई, बिग प्रोजेक्ट्स किए, बुंदेलखंड में यदि अच्छा प्रदर्शन रहता है तो बिल्कुल इस बात को नकारा जाएगा। पिछड़ी जातियों में, बैकवर्ड रीजन में और उनके विकासवाद में केवल लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे नहीं, कुछ तो है जो कॉन्क्रीट डिलीवरीज हुई हैं, जिसके दम पर कि बुंदेलखंड में लगभग बराबर का एक तरह से मेंटेन्ड है बीजेपी का परफॉर्मेंस। और ये देखने वाली बात होगी, जो पिछड़ों में साख घटी हुई दिखती है पूर्वांचल में, और जो बातें विकासवाद के नाम पे जो लांछन लगाए जाते हैं, बीजेपी उसको अपहोल्ड कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें देखने वाली बात है कि ये प्रदर्शन इतना दमदार क्यों है। मैं आपको टोक रहा हूँ मनीषा जी, लेकिन जनता जानता, हम सुबह से बोल रहे हैं कि 9 बजे के बुलेटिन में नंबर आएंगे। लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आप नंबर दिखाइए ना, पूर्वांचल का दिखाइए, ताकि 403 की स्थिति साफ हो जाए। तो चलते हैं शोभना के पास, जो इस वक्त पूर्वांचल के भी आंकड़े देंगे और टोटल नंबर भी देने वाली हैं कि क्या हो रहा है यूपी में। शोभना। बिल्कुल सुमित, पूर्वांचल जहां पर योगी का नाम, मोदी का नाम, सभी जिसे कहा जाए सारे तरीके की ताकत बीजेपी की तरफ से लगा दी गई है, उन्हीं पूर्वांचल की 130 सीटों का आंकड़ा, उसमें वोट परसेंटेज क्या है। ये गोरखनाथ मंदिर पर इस समय मैं मौजूद हूं। आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी को 40% वोट, समाजवादी पार्टी को 36% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 14%, कांग्रेस 7%। यानी बीजेपी ने पूर्वांचल रीजन में भी बढ़त बनाई हुई है। मोदी और योगी की पूरी ताकत लगी हुई है। योगी खुद गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये फाइनल आंकड़ा भी आ चुका है पूर्वांचल का। बीजेपी को 68 से 72 सीटें, समाजवादी पार्टी को 44 से 48 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 5 से 7। 2017 की बात करें तो यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है सुमित, 87 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी। तो अब बड़ा आंकड़ा, बिग पिक्चर, ये जो 403 सीटें हैं उसका फाइनल आंकड़ा, फाइनल नंबर, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक चारों रीजन में बीजेपी को बढ़त है। यानी ये देखिए, गर्मी और सर्दी, गर्मी और चर्बी, हर बात का जिक्र इस बार चुनाव से पहले हुआ है। कोई किसी की गर्मी उतार रहा है तो कोई चर्बी उतार रहा है। ये जो फाइनल आंकड़ा है, वोटर ने क्या अपना जजमेंट जो है इस सर्वे में दिया है, वो आपके सामने। बीजेपी को 41% लोगों का वोट मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को 45%, बहुजन समाज पार्टी 14%, कांग्रेस को 7%, अन्य 3%। यानी बीजेपी को खासी बढ़त जो है वो वोट परसेंटेज यानी वोट शेयरिंग में दिखाई दे रही है। और अब ये फाइनल सीटें, 403 सीटों में से 225 से 237 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 139 से 151 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी 13 से 21। प्रियंका गांधी ने जो ताकत झोंकी हुई है उसका कोई फायदा इस ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधा सीधा जादुई आंकड़े से 15 से 20 सीटें आगे दिखाई दे रही है
बीजेपी, यानी सरकार तो बीजेपी की बन रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो यही गर्मी सर्दी है जो 312 सीटें 2017 में जीती थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी बीजेपी को लगभग 100 सीटों का नुकसान इस फाइनल आंकड़े में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी, पूर्वांचल में गंगा में जो लाशों के बहने का आने का विपक्ष का आरोप, उसका भी नुकसान। तो यूपी में बीजेपी को बहुमत तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित, 225 से 237 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कम जरूर हुआ है, 312 सीटें मिली थी 2017 में, तो नुकसान तो है बीजेपी को, हालांकि सरकार बन रही है। बिल्कुल करीब 100 सीटों के आसपास का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, लेकिन पिछली बार इतनी बड़ी और बम्पर जीत थी कि ये नुकसान भी उसको सत्ता से हिला नहीं पा रहा है, अगर ये ओपिनियन पोल बिल्कुल ठीक है। यशवंत देशमुख मेरे साथ मौजूद है। यशवंत, आपने हजारों लोगों का सैंपल साइज लिया है और बहुत ही ऑथेंटिक डेटा होता है, जितनी ज़्यादा लोगों से बात करो उतनी ज़्यादा चीज़ें साफ निकलकर सामने आती हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऐसा क्या है जो बीजेपी को अभी भी एंटी इनकम्बेंसी का वो मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है जो करना चाहिए, जैसा कि विपक्ष दावा करता रहा, जैसे कि अखिलेश यादव दावा करते हैं? अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि उनको 100 सीटों का अगर नुकसान हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी माइक्रो लेवल पे काम तो कर ही रही है। कुछ चुनावी इक्वेशंस जरूर आरएलडी के साथ में एसपी के बने हैं, उसका उन्हें लाभ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बात ये क्लियर है कि जितनी बड़ी जीत उनको हासिल हुई थी, जितनी बड़ी उन्हें लीड मिली, उनके पास में कुशन बहुत बड़ा है। ये प्लीज हम लोग ध्यान रखें कि वो 100 सीट कम भी हो जाए तो भी सत्ता में आ रहे हैं, ये लगभग लग रहा है, तो इसलिए कुशन बहुत बड़ा है। दूसरी बात, वोट शेयर का अंतर अभी भी सुमित बहुत बड़ा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी अगर बीजेपी का आंकड़ा 40% के नीचे नहीं जा रहा है, तो जैसा मनीषा प्रियम ने भी बोला, कहीं तो है, कुछ तो है जो काम कर रहा है, जो उनके लिए काम कर रहा है, अब यही मेरा और वोट बन के खड़ा हुआ। यही मेरा आपसे सवाल है यशवंत, कि क्या काम कर रहा है? ये जो फ्री राशन दिया गया वो काम कर रहा है, बिल्कुल केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, या कोविड के बाद, सेकेंड वेव के बाद जो सिचुएशन को संभाला गया उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है? क्या है ये? देखिए, जो मैं सीधे सीधे सपाट जवाब दूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को लेकर के जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो 2 साल में राशन दिया गया हो, चाहे वो अकाउंट में पैसा दिया गया हो, घर बनाए गए हों या टॉयलेट्स बनाए गए हों, इन सब चीजों का एक कंपोजिट असर जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, यानी जो सबसे नीचे वाला तबका है समाज का, आर्थिक सामाजिक रूप से, उनको उसका लाभ मिला है और उसका असर बहुत साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता दिखती है वही दरअसल बीजेपी की जो कुछ भी कमी है उसको भरपाई करते हुए आगे चल। और अभी तो कैंपेन और पीक पे जाएगा यशवंत, और अब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और भी रैलियां करते हैं, आज पहली रैली करनी थी, हालांकि वो नहीं कर पाए, बिजनौर में नहीं पहुंचे फिजिकली वहां पर, लेकिन अगर रैलियां अलाउड हो जाती हैं और कोविड पर रोकथाम रहती है तो परिस्थितियां और, जैसे कि इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई भी सानी नहीं है। जमीन पे क्या स्थिति है, सीधे चलूंगा रणवीर के पास, मेरे सहयोगी जो इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है। अब शाम का वक्त है, 9 साढ़े 9 का वक्त हो रहा है रणवीर। मैं जानता हूं कि पब्लिक भी धीरे धीरे अब घरों में जाकर ठंड के मौसम में रजाई में दुबकने लगती है। इस आंकड़ों को देखकर गर्मी आई कि नहीं आई लोगों में? इस तरह के अगर आंकड़े रिपीट होते हैं तो क्या कह रही है गोरखपुर की जनता? देखिए यहाँ सर्दी बहुत है, लेकिन जो समर्थक हैं बीजेपी और सपा के, उनके बीच में बहुत गर्मी है। इन लोगों से पहले पूछते हैं, समाजवादी पार्टी से सर्वे हुआ और इस सर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी की सरकार 250 से ज़्यादा सीटें पाई। देखिए, ये 2022 का चुनाव जो है सीधे जनता बनाम भाजपा का चुनाव है। इसमें आपका सर्वे, मैं सम्मान करता हूं आपके सर्वे का, किसी तरह का सवाल तो नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जो परिणाम आएंगे 10 मार्च को, शायद हो सकता है कि एबीपी चैनल भी इस बात को सोचने को वो हो जाए कि जो हर बार से उनका सर्वे जैसे फेल होता चला आया, हो सकता है कि फिर से एक बार जो है उस पर आपको क्या खड़ा हो जाए? देखिए, यह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। यह आज से नहीं, यह संपूर्ण जनमानस जान रहा है और सर्वे में भी यह बात अब सिद्ध हो चुकी है। तो किसी भी तरह से हम लोग पूरे मन प्राण से लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। और हमारी कमल खिलेगा, कमल मुरझाएगा, इस बार कमल नहीं खिलने वाला है। अभी रामगढ़ ताल में जितने कमल थे सारे भाजपा वाले खुद उसको कमल को नष्ट कर दिए। कमल इसलिए मुरझाएगा क्योंकि इन्होंने ना नौजवानों को रोजगार दिया, ना किसानों की आय दोगुनी की, और अपराधियों को ये बात करते हैं, अपराधी लखीमपुर में अभी भी खुला घूम रहा है। भैया क्या
कमल खिलेगा एकदम। आप तो बड़ा आरोप रणवीर, बड़ा आरोप को क्या लगा रहे हैं वो? कमल खिला था और फिर से खिलेगा भी, क्योंकि कमल खिलाने के लिए गांव मोहल्ले की आम जनता जो है, जिन्हें मकान मिला है, जिन्हें लगातार राशन मिल रहा है, जिन्हें आवास मिला और जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के एक आम आदमी है मेरे साथ, सौरभ, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, 6 साल यूएस में रहे, 4 साल से हैदराबाद में। सौरभ, आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ? आप तो बाहर रहते हैं। नहीं हुआ तो है और काफ़ी अंतर भी आया है पहले से, तो अभी अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने देंगे और आएंगे। क्या लगता है कि अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने देंगे? रणवीर, जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वही हो रहा है, अच्छा है, काफी स्पीड से भी हो रहा है डेवलपमेंट। रणवीर ना कह के भी सब कुछ कह दिया इस युवक ने जो आपके साथ वहाँ मौजूद है। आज भी गड्ढे पड़े हुए। मैं लौटता हूँ। बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, वो भी अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी मेरे साथ हैं, सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जीवीएल, 225 से 237 सीटें, स्वागत है आपका। और ये आंकड़ा जो करीब करीब 90-100 सीटों का नुकसान दिखाता है बीजेपी के लिए, इससे कितने संतुष्ट हैं आप? ये ऐसा अगर हुआ तो इसको जीत के तौर पर देखेंगे या नहीं? या सुमित जी, आपको और सभी दर्शकों को, पैनल में मौजूद सबको नमस्कार। जब आप सर्वे में 100 सीटों का नुकसान दिखा रहे हैं, मैं मानता हूं इसका मतलब है हमको उतना ही मिल रहा है जितना पिछले बार मिला था। क्योंकि यशवंत भी है पैनल पर, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पिछले बार भी किसी सर्वे ने हमको 225 से ज़्यादा सीट दिया ही नहीं था। सारे जो पूर्वानुमान किए गए, इसमें 300 का दूर की बात है, 250 भी किसी ने नहीं दिया था। और कुछ लोग हमको हराते हुए दिखाए थे पिछले बार 2017 में। तो इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, क्योंकि हमारा वोट शेयर भी लगभग कायम है। 40% का फोरकास्ट है सी वोटर का, तो लगभग इतना ही मिला था हमको, 41% मिला होगा सभी घटक दल को मिलाकर। तो हमारे वोट शेयर में भी कोई कमी नहीं है। और बिल्कुल हम, क्योंकि आप पूछ रहे थे अभी यशवंत से क्या काम है, क्यों इस प्रकार के मैंडेट आ रही है, हमें पूर्ण विश्वास है 300 से प्लस सीट मिलेंगे, क्योंकि जो विकास पिछले 5 साल में हुआ है ये कभी नहीं देखा गया। एक मोदी जी के सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरे हैं और किसी भेदभाव के सभी को सारे स्कीम का अमल किया है योगी जी ने। दूसरी तरफ योगी जी के सरकार, योगी जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। एक नया पैसा का भ्रष्टाचार तो आप ये बता रहे हैं, विकास का काम, व्यवस्था बहुत, चेहरों का काम और विश्वसनीयता, ये 3 बड़ी बातें आपने की। मैं इसका काउंटर ले लेता हूं। कानून नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ा कानून व्यवस्था, पहली बार लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जमीन आसमान का अंतर देखा सपा के कार्यकाल से। श्याम सिंह यादव जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, राजीव राय सपा के प्रवक्ता हैं, और सुप्रिया श्रीनेत। बारी बारी से सबके पास आऊंगा। श्याम सिंह यादव जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आप पहली बार मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सवाल लेकिन मेरा आपके साथ दूसरा है। आपकी पार्टी इन चुनावों में बहुत पीछे दिखाई दे रही है यादव जी, बहुत ही पीछे, ऐसा क्यों? पहले तो मैं बात करूंगा जिस पार्टी को आप आगे दिखा रहे हैं। देखिए सुमित जी, ये जो चैनल है ना, चैनल नहीं, ये जो पोल ओपिनियन वाले हैं, जैसे कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रैक्टिस करता है, कोई कुछ करता है, तो उसी तरह से ये चैनल वाले हैं ना, उनका भी एक धंधा है ये, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो सैम्पलिंग करते हैं ना, ओनली वेरी मिनिस्कूल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ये करते हैं, उसमें देयर इज़ लॉट ऑफ मार्जिन एरर, बहुत ज़्यादा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। और ये जो बीजेपी के तले से ज़मीन खिसक गई है सुमित जी, ऐसा नहीं होता तो ये गृह मंत्री जी और ये लोग गांव-गांव घर जाकर के डोर डोर वोट मांगते, कभी ऐसा किया है? सोच सकते हैं? नहीं, श्याम सिंह यादव जी, यहाँ पर मैं आपको काउंटर करूंगा। उनको आगे बीजेपी जैसा चुनाव लड़ती है वैसा कोई नहीं लड़ता। आगे करने का म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जाके प्रचार करते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो उल्टा आपसे पूछूंगा कि बहन जी क्यों नहीं जाती हैं? सुनिए, बहन जी क्यों नहीं दिखाई दी डोर प्रचार करते हुए? ऐसे कैसे चुनाव लड़ते हैं आप लोग? अभी तो ये सुन लीजिए ना ये सब चीजें। दूसरी चीज देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, फॉरवर्ड
प्लस बैकवर्ड, एक तरफ फॉरवर्ड है, एक तरफ बैकवर्ड है। अब देखिए इक्वेशन, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड एंड बैकवर्ड प्लस बैकवर्ड। माइंड इट, जो मैं कह रहा हूं, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड एंड बैकवर्ड प्लस बैकवर्ड। ये बहुत क्लियर कट इक्वेशन है सुमित जी। और इस समय जो ओबीसी के साथ इन्होंने जो हरकत किया है, उनके चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे उनके नौकरी का मामला हो, उससे प्रदेश का पूरा ओबीसी नौजवान खार खाए बैठा है इनसे बदला लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। ये अभी जो है, ये जो चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं, एक घिसा पिटा नैरेटिव है। ये जो 41% और 36% वोट दिखा रहे हैं, आपका अधिकार है और लोकतंत्र में हम रहते हैं। आप हमारे सर्वे को खारिज करिए और यही हमारी खासियत है कि आप जितना खारिज करेंगे उतना हम आपको मंच देंगे। आइए बैठिए, बात करिए। ये साइंस है, विज्ञान है। यशवंत देशमुख बैठे हो, जवाब देते आ रहे हैं लगातार आपके। और सुनिए यादव जी, यादव जी मैं लौटूंगा। देखिए राजीव राय, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, पहली बात कि योगी कहलाने वाला, उसको मुख्यमंत्री राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अरे आप कहाँ चले गए? 5 बार के सांसद हैं, 1 बार के विधायक रहे। आप हम और आप कौन होते हैं भाई? 5 बार के नहीं, 10 बार के हैं। नहीं आप श्याम सिंह यादव जी, 5 बार 10 बार से नहीं होता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होती है क्या कि बुलडोजर चला देंगे, बहुत गर्मी है शांत कर देंगे। आपने उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी गंदी जुबान सुना है क्या इसके पहले? अगर सुना हो तो बता दीजिए एक लाइन किसी भी मुख्यमंत्री से। व्यवस्था को ठीक करना आपके लिए गंदी बात है। यही सब चीजें हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही सब चीजें हैं जो इनके विनाश का कारण बनेगी। जीवीएल, आपके मुख्यमंत्री की भाषा उचित नहीं है। मोदी जी वेस्ट बंगाल में गए थे प्रधानमंत्री होते हुए, 2 सांसदों के बीच आपस की बात है। यादव जी, आपकी बात का जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव दे रहे हैं। ये बोलने देंगे या भाषण दे रहे हैं? ओ दीदी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, भाषण मत दीजिएगा। जनता ने शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। तो ये जो गर्मी में गर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी इनकी गर्मी खुद ही शांत हो जाएगी। जीवीएल जवाब जी, ऐसा ये भाषण देने लगे हैं तो आपके बहन, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इस प्रकार का अपशब्द एक सांसद के लिए शोभा नहीं देता है। एक मुख्यमंत्री जो गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ वो सख्ती से एक्शन लेते हैं, जो उनके लिए कठोर भाषा बोलता है, तो आपको उसमें आपत्ति नजर आती है तो हमारे खिलाफ मुकदमा कर दो। आपको ये आपत्ति नजर आती है? आप थोड़ा शांत हो जाइए भाई साहब, कोई अपशब्द नहीं है प्लीज। आप गंदी भाषा का समर्थन करते हैं, आप खुद गंदे हैं। आपको बहुत जल्द घर बिठाएगी, आप गंदी भाषा का समर्थन करते हैं। नहीं कोई अरे आपने किसी मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा सुना है? मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का अपशब्द कहना, आपके उन्होंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने गुंडों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ शक्ति से काम करने की उन्होंने यदि बयान दिया है, उसमें गलती क्या है? वो हमारी खासियत है। यूपी के उनकी सरकार का बहुत बड़ा देन, जात बिरादरी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। के साथ है क्या? उनके जात बिरादरी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। आप गुंडों के साथ हैं क्या? दंगा करने वालों के साथ है क्या? केवल उनके लिए कुछ होता है, उनके लिए कुछ कहते हैं तो आपको क्या कष्ट होता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस की लिस्ट देखो। मैं आप रुकिए यादव जी रुकिए। जीवीएल होल्ड ऑन, दोनों को हटाइए स्क्रीन से, दोनों को। यादव जी देखिए, यादव जी इस पैनल पे बहुत से मेहमान हैं, सबकी बारी का इंतजार किया। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, अपनी बारी पर भी बोलेंगे और दूसरे के ऊपर भी बोलेंगे, तो फिर चर्चा कैसे हो पाएगी? यादव जी भाई, अरे आप, लगता है आपको मेरी आवाज ही नहीं जा रही। इनकी आवाज श्याम सिंह यादव जी को कोई फोन करके समझाए कि उनको सबको बोलने देना है। राजीव राय जी भी मेरे साथ है, सुप्रिया श्रीनेत भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राजीव राय, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। वो जो क्लाइमेक्स वाला पंच है जिसको हमारे अभय दुबे साहब समझा रहे थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अभी तक आंकड़ा जो है वो आपकी पार्टी के लिए 200 के पार नहीं पहुंच रहा है। बहुत से एजेंसीज ने पोल किए हैं, 140, 50, 60 के आसपास आकर समाजवादी पार्टी की गाड़ी रुक जा रही है। क्यों? कहां कमी रह गई?
तो मैं जवाब दूंगा। एक तो आदरणीय यशवंत देशमुख जी से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2010 के बाद, 2012 के बाद 2022 में भी हम उसी साथ में बैठेंगे जब ये एक बार फिर गलत और बुरी तरह गलत साबित होंगे। दूसरी बात, सुमित साहब, कुछ दिनों पहले मैं आपके चैनल पर था और आप ही के साथ था संजोग से, और ये समाजवादी पार्टी या किसी विपक्ष के नहीं बल्कि आप ही ने आंकड़े दिखाए थे जिसको मैंने ट्वीट किया था। वैसे तो जीवीएल साहब विद्वान आदमी है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर दीजिए कि जो अभी प्रवचन कर रहे थे कानून व्यवस्था, आपने आंकड़े दिखाए थे, सुमित अवस्थी और एबीपी न्यूज ने दिखाया था, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है। तो अगर ये इसी तरह चैनलों पर आगे बोलेंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। तो सुमित अवस्थी साहब पर आरोप लगाइए, यदि हमारे वो है बिल्कुल करते सुमित अवस्थी साहब के ऊपर आरोप लगाइए। आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, बोले दीजिए, कभी नहीं बोला मैंने बोले। दूसरी बात, इनको ये भी ज्ञान वर्धन करिए कि राजीव राय और समाजवादी पार्टी ने ही पीडीआर ने कहा कि पिछली बार 20 विधानसभा में इनके 106 अपराधी थे, जिसमें 77 लूट, हत्या, चोरी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दंगा के पापी थे। और इस बार भी इन्होंने शतक लगा दिया है। तो जो लगातार गुंडों बात करते हैं और जनता इधर उधर देखती है तो उनको एहसास होता है कि कितने बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनका एक जो भगोड़ा है, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने भगोड़ा साबित किया है, वो भी 85 है, और एक तो 25,000 रुपया इनामी को आप लोगों ने दिखाया था। तो इस तरह जो कतार ये झूठ बोलते जाएंगे साहब, अगर जिस देश में महंगाई मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं होगा, अपराध मुद्दा नहीं होगा, गंगा बहती हुई लाशें मुद्दा नहीं होगा, नौजवानों पर चलती हुई लाठियां मुद्दा नहीं होगा, किसानों को खेत चलते आप इन तमाम मुद्दों को गिनाइए राजीव जी, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि आप लोग बढ़ तो रहे हैं, 100 सीटों का फायदा भी हो रहा है, पर वो 100 सीटों पर ही रुक जा रहा है, वो 150 नहीं हो पा रहा है। मैंने आपसे कहा ज्यादा दिन नहीं है, 2012 के बाद 10 साल बाद फिर हम 2022 में 10 मार्च को हम बैठेंगे। ठीक है, सबको मैं अभी इनवाइट कर रहा हूं 10 तारीख को, 10 मार्च को दोपहर में 12 बजे के बाद। प्लीज वेलकम, आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अभी बुकिंग कर दी, आप सब अपने अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आप सब लोग, सारा पैनल एक साथ फिर मिलेगा दोपहर में 12 बजे, तब तक आंकड़े आ जाने चाहिए। यशवंत में आता हूं, एक बार सबको मौका दे दूं प्लीज। सुप्रिया श्रीनेत, आप की पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, बड़ा कैंपेन खड़ा किया, लेकिन लगता है कि आप केवल वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सीट के लिए नहीं। देखिए, मेरी आदत नहीं है कि मैं वोटर्स पोल जो होता है उस पर कोई तीखा टिप्पणी करूं, लेकिन जब आप सेम वोटर पूल से बार बार वही पूछते तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ बदलने वाला है। आई थिंक वी शुड गो टू अ न्यू पूल, बट मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मेरा 80% टाइम मेरे गृह क्षेत्र में बीतता है, और मैं आपको वहीं की एक असलियत बता देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों से पूछिए, जब टेलीविजन कैमरा हम भी देखते हैं पूछता है तो लोग डर के मारे कहते हैं हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे ही कैमरा बंद होता है कहता है इतना महंगाई से कमर तोड़ी हुई है, बाबू को नौकरी नहीं मिली है, परीक्षा लिखे थे फेल, परीक्षा निरस्त हो गई है, न्यायालय में मामला है, महंगाई ने कमर तोड़ी है, कोरोना काल में इलाज नहीं करा पाए, बेदम होके पति मर गया। ये मैं वाक्य बता रही हूं आपको, और ये गुस्सा, ये आक्रोश वोट के ही माध्यम से फूटेगा, और ये फूटेगा जरूर। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार 7 करोड़ युवा है इस प्रदेश में, और उन युवाओं को उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से प्रदर्शन करने पर कहते हैं एनएसए लगा दूंगा, प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। आप युवाओं को धमकी दीजिएगा और वो चुपचाप माला फेरेंगे आपकी। आप जब कोरोना काल में डॉक्टर्स ऑक्सीजन मांगते थे, आप कहते थे एनएसए लगा दूंगा, वो आपकी माला फेरेंगे। आप महिलाएं, जब महिलाओं का बलात्कार हुआ तो आपकी पूरी सूचना सलाहकारों की मंडली ने, आपके प्रवक्ताओं ने, आपके प्रशासन के अधिकारियों ने, यहां तक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक ने हाथरस में कहा रेप नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट में रेप का मामला आया, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई क्या? ये मैं पूछना चाहती हूं। यहां पर चर्बी और गर्मी की बातें नहीं है, बातें भर्ती की होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी संपन्नता चाहिए। उनको पता है मेरे साथ है इस चर्चा में, चुनाव आने पर वही ध्रुवीकरण की राजनीति खेलती है। वो काफी जीवीएल में आ रहा हूं। अवनिजेश अवस्थी, आपने बातें सुनी दोनों पक्षों की, आप तो प्रोफेसर हैं और आप किस तरह बोलते हैं हम सब जानते हैं, काउंटर करना चाहेंगे सुप्रिया जी की बातों का, राजीव जी की बातों का? सुमित जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं चाहूंगा कि कोई बीच में ना बोले। सुमित जी, बड़ी साफ सी बात है
कि इस समय जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं, यशवंत देशमुख सबसे ज्यादा अनुभवी और पुराने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पुराने जो सर्वे करता है वो यशवंत देशमुख है। एक बात। दूसरी बात, इसके आगे आने वाली बात यह है कि इसके बावजूद आपने कहा कि 5 साल सरकार चलने के बावजूद, सरकार तब बदलती जब जनता के मन में गुस्सा और रोष होता है, जब जनता के मन में पूरी उम्मीदें समाप्त हो चुकी होती कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहीं भी किसी भी तरीके का कहीं कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए 100 सीटें कम हो रही है विजय जी। स्थानीय रूप में किसी विधायक के साथ हो सकता है, कहीं कोई, मैं सुन तो लीजिए ना, मैं बताता हूं उसका, मैं बताता हूं कि स्थानीय रूप में किसी विधायक से कोई शिकायत हो सकती है, सरकार से शिकायत नहीं है। सरकार से शिकायत आपको कहीं भी दिखाई देती हो तो दिखा, मैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। बेरोजगारी विधायकों की बनाई हुई है, भुखमरी विधायकों की बनाई हुई है, औरतें विधायकों ने असुरक्षित रखी हैं। बीच में नहीं बोलता हूं, ओहो भैया, मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना, तो आप सब्र रखिए ना। आप सिर्फ परसेंटेज के लिए लड़ रहे हैं और मुझे डाउट यह है कि अगर परसेंटेज और कम हो गया तो क्या होगा, गांधी परिवार का तीसरा सदस्य भी फ्लॉप हो जाएगा। तो दूसरी बात चिंता आप मत करिए, आप आरएसएस की चिंता करिए, जिसके आप विचारक हैं, जिसके आप प्रचारक हैं। इससे पहले 2017 में अर्थमेटिक किया गया कि अखिलेश और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है तो इतनी सीटें जीत जाएगी, नहीं जीती। फिर 2019 में कहा गया कि अखिलेश और बीएसपी मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों के वोटों को मिला दें तो इतने परसेंटेज हो जाएंगे, नहीं हुआ। यही बात इस बार भी होने वाली, केमिस्ट्री नहीं है इन तमाम। अरे 47 से गए थे ना 300 के पार, तो बाकी क्यों नहीं जा सकते? जो सद्भाव होना चाहिए वो नहीं है वो। और मैं आपको बड़ी साफ सी बात बता रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यशवंत देशमुख, ये 44 से लेकर 47 से गए थे ना 300 के ऊपर, 47 पर लाके पटकेंगे लोग। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मुस्कुरा कर भी ये बात आप कह सकती हैं, तो रिजल्ट वाले दिन क्या करेंगे? मुस्कुरा कर भी ये बात कह सकती हैं। ईवीएम का रोना ही रोना अभी तो ओपिनियन पोल है सुप्रिया जी, ऐसी तलखी इतनी ठीक नहीं है डिबेट्स में, थोड़ी बहुत प्यार मधुरता रह सकती है। 300 के ऊपर गए थे, ये तो वहां से धराशायी भी हो सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है भाई, बीजेपी 2 से 325 हुई, ये मुझे लोकसभा के सभापति वाली बात मत बताइए प्लीज। मैं मुझे लोकसभा के सभापति बात मत बताइए, आप मुझे मैं कैसे बोलूंगी? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये मत बताइए मुझे कैसे बोलना है। ठीक है, आपको जैसे बोलना है बोलिए, आपको जैसे बोलना है बोलिए, आपको जैसे बोलना है बोलिए। ये ओपिनियन पोल है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। 10 मार्च को असली नोकझोंक होगी। यूपी में पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। इस फाइनल ओपिनियन पोल में 225 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब देना चाह रहे थे, 2 बार हाथ उठाया। मैं जीवीएल के पास जाऊंगा और फिर उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर देंगे। जीवीएल, अब श्याम सिंह यादव जी नहीं है बीएसपी के सांसद, लेकिन सुप्रिया जी और राजीव राय हैं जिन्होंने आपके संबंध में, पार्टी के संबंध में बातें कही थी। जी जीवीएल। सुमित जी, देखिए राजीव राय जी भी विद्वान आदमी है, लेकिन कुछ आंकड़े, बिना आंकड़े कुछ ऐसे आरोप लगाकर निकलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ गया, क्राइम रेट बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया भाई? आपके पास कौन सा आधार है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एकमात्र एक राष्ट्रीय स्तर का आधार है। ये एनसीआरबी रिपोर्ट क्या कहती है? पिछले 5 साल में जिस समय आप सरकार छोड़े थे 4246 रेप होते थे एक साल में, वो आधा से कम घट गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा क्राइम खत्म हो गया, ये संभव नहीं है, बट लेकिन हर अपराधी को पकड़ने का और उनको सजा दिलाने का काम हमारे सरकार ने किया है, और इसके कारण अपराध आधा से कम घट गया है। और सिमिलरली थेफ्ट, चोरी का 60,334 2017 में जब आप सरकार छोड़ रहे थे, ये आधा से कम, ये आधा हो गया, लगभग 33,250। तो ये यानी क्राइम घटा है उत्तर प्रदेश में। आप झूठ बोलकर नहीं निकल सकते हैं, हम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अब दंगा प्रॉपर्टी को जब्त कैसे कर सकती है सरकार? क्या दंगा करने वाले के साथ आपकी हमदर्दी है? दंगा फसाद करके सार्वजनिक संपत्ति को कोई नष्ट करेगा
क्या सरकार जमीन, सरकार उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेगी तो क्या उनका सम्मान देगी? ये कांग्रेस सरकार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है। उनके साथ जो कानून के तहत जो एक्शन लिया जाना चाहिए वैसे ही एक्शन लिया गया। उसमें क्या आपत्ति? आपको आपत्ति हो सकती है। सुप्रिया बिल्कुल इस पर गर्व है। जवाब देना चाह रही हैं जीवीएल आपकी बात पे। सुप्रिया विकास ना सुन लीजिए सुमित जी, मुझे केवल 30 सेकंड मुझे, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। विकास क्या विकास हुआ? 2.5 करोड़ लोगों को, किसानों को पीएम किसान के तहत हर सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा छोटे किसान के साथ आपका कोई लेन देन नहीं है, न कांग्रेस का, सपा का, लेकिन हमारे सरकार उनके काम आती है। 2.5 करोड़ किसान, 2.5 करोड़, कैन आई प्लीज कमेंट? कुल आबादी में लगभग 10%। जीवीएल आपकी बात, महिलाओं को, जीवीएल जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं सुप्रिया जी। लगभग 3 करोड़ फ्री गैस सिलेंडर दिया है। ठीक है सुप्रिया जी। और हमारे सर जीतने का प्रमुख कारण एक ही नारा है सुमित जी, एक शब्द कह के खत्म करता हूं। हमारी जीत का प्रमुख कारण है 3 वाह: विकास, व्यक्तित्व, अरे भैया और व्यवस्था। तो चलिए, तीनों के विकास, 3 व्यक्तित्व, वाह के व्यवस्था। कारण हमारी सुप्रिया जीत श्री हो ने रही जवाब है। दीजिए। बड़ी जीत होगी। पिछले बार सुप्रिया जी जवाब दीजिए। मैं अच्छा ठीक है, जीवीएल समझ लिया, सुन लिया सबने प्रवचन। जीवीएल जी सुन लिया। सबसे पहले विकास से शुरू कर देते हैं। विकास उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल के पुल, अमेरिका की सड़कें, चीन के हवाई अड्डे और आंध्र के बांध दिखाने पड़ गए विकास के नाम पर। यह है योगी जी का विकास। और जो साइट जॉब देने के लिए खोली गई है उसमें भी कोरियर और चाइनीज युवाओं की फोटो लगाई गई है। 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश के युवा ही नहीं मिले इनको। यह विकास है, पहली बात। इन्होंने दूसरी बात कही किसानों की। किसानों के बारे में बात करने की भाजपा ने नैतिकता उसी दिन खो दी थी। आपकी जबान निकल जानी चाहिए किसानों पर बात करते हुए जब आप अजय मिश्र टेनी को अपने बगल में खड़े होकर रैली करते हैं, जिसका लड़का मुख्य नामजद अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। तो ये झुंझुना मत बजाइए, क्योंकि 6,000 रुपए देते हैं और खेती का दाम आपने 30,000 रुपए बढ़ा दिया है। उनकी जेब पर आप डाका डालते हैं। दूसरी बात, किसानों पर आप बात मत करिए। आपने बात करी 32, आपने बात करी विकास की। 32 में से 35 नंबर पर है पर कैपिटा में उत्तर प्रदेश। योगी जी का ये बढ़िया उन्होंने करके दिखाया है। चौथी बात, आपने बात करी क्राइम रेट की। हत्या, आगजनी, इन सब मामलों में, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी नंबर 1 है। ये लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा है। शायद आप समझ ना पाए हो, शायद आप पढ़ ना पाए हो। तो दिक्कत की बात यह है कि जो युवा इस देश का भविष्य है, वो युवा, एक मिनट बीच में मत बोलिए, युवा जो इस देश का भविष्य है वो योगी जी को अपना दुश्मन दिखता है, उसको धमकाया जाता है। किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको नियंत्रित करने के लिए किसान आंदोलन के दौरान आपने डीआईजी लेवल के अधिकारी बिठाए थे कि कोई जा ना पाए, लेकिन फिर भी किसान गए। सच तो यह है कि तैरती हुई लाशें चीख चीख कर आपसे जवाब मांग रही हैं, और आज आप पार्लियामेंट में कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि गंगा में कितनी लाशें बह रही थी और कितनी तट पर दफन थी। यही लाशें आपसे हिसाब मांगेंगी, और हिसाब तो आपको जीवीएल जी देना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास के नाम पर नील बटा सन्नाटा, व्यक्तित्व के नाम पर शून्य, धमकियों के नाम पर आपने 100/100 पाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश धमकियों से डरने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश बागी बलिया का प्रदेश है, ये आप भूल गए हैं। वही बलिया जहां पर आपने एक औरत, जीवीएल बस इसके बाद जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को लेके आता हूं। सब बोलना चाह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट यहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी जीवीएल 30 सेकंड। ये कोई धमकी नहीं। जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा, वो सजा भुगतेगा। इस देश के युवा आपके दुश्मन हैं। यही डेमोक्रेसी है। आप तो अराजकता को, आप अराजकता को फैलाने में विश्वास रखते हैं। वोट बैंक राजनीति में आप विश्वास रखते हैं। अच्छी बात आप है। पहले उनका धर्म देखते हैं। लखीमपुर में क्या हुआ? गुंडा माफिया है तो किस धर्म का है? हमारा वोट जीवीएल जी, बैंक है तो लखीमपुर उन में पर क्या कुछ हुआ? नहीं कहना चाहिए। आपके पास जवाब है? अजय मिश्र टेनी आज भी राज्य सभी गृह मंत्री माफिया कैसे है? आपके पास जवाब है? सभी को टेनी को कानून राज्य के गृह मंत्री होना तहत, चाहिए। सबको ये कानून बताइए, के तहत क्या अजय सलाखों मिश्र के टेनी पीछे को डालने गृह का राज्य काम मंत्री इस हमारे देश का सरकार होना ने किया चाहिए? है। हाँ या आपको ना? भी गर्व हाँ होना या ना चाहिए। में जवाब दीजिए। आप यदि उत्तर क्या प्रदेश से इस बिलोंग देश करती में है, गृह जैसा आप मंत्री कह रहे का हैं, पद आप अजय मिश्र उत्तर टेनी प्रदेश जैसे के व्यक्ति नागरिक के के पास तौर होना पर चाहिए। मैं आप उसका दोनों को आपके रोकूंगा। पास सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, जीवीएल जी, एक मिनट में और डिबेट को ओपन करता हूँ। राजीव राय भी हाथ उठा रहे हैं, दिबांग भी बोलना चाह रहे हैं, मनीषा प्रियम भी मेरे साथ है। एक मिनट प्लीज दिबांग।
इस तरह की बहस से जो यहाँ टीवी चैनल्स पे होता है, इसका असर मतदाताओं पे होता है क्या? इसकी वजह से वोटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा असर नहीं होता सुमित। मेरे ख्याल से टीवी चैनल्स को और हमें अपनी डिबेट को बहुत ज़्यादा आंकना नहीं चाहिए उस तरीके से। पर हाँ, ये लोगों को मौका मिलता है अपनी बात को कहने के लिए, जब भी डिबेट होती है उसमें बात को रखने के लिए। एक अगर आप आंकड़े देखें, जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अगर करीब से देखें तो अगर बीजेपी 70 से 90 सीटें खो रही है तो ये बीजेपी के लिए ज़रूर चिंता की बात होनी चाहिए। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उसमें 3 गुना सीट का उछाल है। यानी आप बात कर रहे थे चरण सिंह के अजगर की, वहां आज यूपी में चर्चा है गजब की, जिसमें आप गुजर, अहीर, जाट और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अति पिछड़ा जो है उनको भी जोड़ने की एक बड़ी कोशिश की है अखिलेश ने। शायद यही इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो, और यशवंत हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर सर्वेज में छूटते हैं। तो क्या ये खतरे की घंटी नहीं है बीजेपी के लिए? बीजेपी के नेताओं के सोचना पड़ेगा। मुद्दों की बात करें तो किसानों की जो बात है, जो किसानों को जो पैसा दे रही है सरकार, एक वो बड़ी बात है। अगर आप दूसरी बड़ी बात करें सरकार की तरफ से, जो ऐसा मुद्दा है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है, वो है मुफ्त अनाज वाली बात। वो एक बड़े मुद्दे हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा जिस तरह से अभी भी एक मंत्री बने हुए हैं, उसका जवाब मिल रहा है, तो महंगाई का क्या असर आपके ऊपर? जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जरूर किसानों को मिल रहा है, लेकिन एक महंगाई बड़ा मुद्दा है जो अक्रॉस द बोर्ड सब पर असर कर रहा है। कितने जोर से इसको उठा पाता है विपक्ष, उस पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा कार्ड है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री मैदान पर उतरेंगे, जब प्रचार करेंगे तो उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिला के ये जो आंकड़ा है ओपिनियन पोल का, ये अभी का है। 10 मार्च को जो आंकड़े आएंगे, बचाव भी है इसमें यशवंत का कहीं ना कहीं, वो उसमें परिवर्तन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो 1 महीना बाकी है, तो आखिरी पोल है। इसके बाद तो हम लोग पोल कर भी नहीं सकते, क्योंकि इल्जाम लगता है कि पोल करने से आप मतदाताओं को प्रभावित कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। दुनिया भर में ये कहीं नहीं साबित हुआ कि अगर आप पोल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पार्टी के समर्थक हैं, आपकी पार्टी पिट रही है, तो आप जाके वोट करते हैं। ये भी होता है कि अगर आपकी पार्टी जीत रही है तो आप ढीले पड़ जाते हैं। यानी दोनों तरफ से असर करता है। अभी तक ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। एक क्विक कमेंट अवैध, आपको ब्रेक पे जाना है। अवैध, आपने हाथ उठाया। मोटे तौर पे इतनी देर की बहस के बाद मेरी समझ में ये आया है कि दो प्रवृत्तियां हैं। एक है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों को सरकार ने लाभार्थी बनाया है। सरकार को उम्मीद है कि उसके बदले में वो उसको वोट देंगे। उन्हें राहत दी गई है नकदी के रूप में, चीजों के रूप में, उसके बदले में वोट मिलेंगे। विपक्ष का मानना यह है कि ये वोट लाभार्थी चेतना के आधार पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि परंपरागत तरीके से जिस तरह लोग अपनी जाति और समुदाय से संबंधित जो निष्ठाएं हैं, उसके हिसाब से वोट देंगे। तो अब देखना यह है क्या उत्तर प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां पर जाति और समुदाय की निष्ठाओं से परे जाकर कोई एक वोटरों का समुदाय बनाए, वोटरों का आधार बनाया जा रहा है। अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में जाते हैं, अगर भाजपा को 250 सीटें मिल जाती हैं, 240 सीटें भी मिल जाती हैं, 230 सीटें भी मिल जाती हैं, तो मैं मानूंगा कि एक इस तरह का समुदाय बन गया है जो बदले में राहत मिलती है और बदले में वोट देता है। देखिए आपकी बात, लेकिन 325 जब सीटें आई थी बीजेपी गठबंधन को पिछली बार, तब तमाम निष्ठाएं, तमाम चीजें बदल गई थी और सब लोगों ने एक साथ एक मुश्त, चाहे किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का क्यों न रहा हो, ये माना गया कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।